अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो पहला लेसन है वह आपको राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियां, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी इस लेसन का जो है वो आपको 5 क्लास हो चुकी है, 4 क्लास हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे। और यह इस लेसन का जो है आपको 5वां क्लास है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए कि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न को समझिएगा, क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपको कौन थे, यह प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यही हमारा प्रश्न। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी और आपको के मुंशी, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए देश के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद यह हमारे देश के क्या थे कि आपको प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यह हमारे देश के प्रथम क्या थे कि आपको विधि मंत्री थे। क्या थे? विधि मंत्री थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। सुचेता कृपलानी यह हमारे देश के क्या है कि आपको प्रथम महिला मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, आपके एग्जाम में ये प्रश्न सब जो होते हैं पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी, और ये किस राज्य की बनी थी जानते हैं, तो ये आपको उत्तर प्रदेश, कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश। तो इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना। और के मुंशी जो थे, ठीक है ना, ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको सदस्य थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे देश के जो प्रथम क्या थे कि आपको शिक्षा मंत्री थे वो आपको कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही क्या किया था जानते हैं कि 16 अगस्त के दिन को भारतीय इतिहास का एक काला दिन बताए थे। क्या किए थे? काला दिन बताए थे। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न है कि सर 16 अगस्त जो आपको 1946 का जो दिन है उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। तो देखिए, तो 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था साथियों जानते हैं कि हमारे भारत में जो है वो आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वो आपको मनाया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो आपको कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं 16 अगस्त 1946 को। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त के दिन को भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं कि आपको काला दिन कहते थे। देखिए, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे देश के जो प्रथम आपको क्या जानते हैं कि महिला, आपको क्या जानते हैं प्रथम महिला यानी कि राज्यपाल वो कौन है। तो देखिए, तो देश की जो प्रथम महिला राज्यपाल है क्या है, प्रथम महिला राज्यपाल। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो देश की जो प्रथम महिला राज्यपाल है वो आपको सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि हमारे देश के प्रथम महिला जो आपको राज्यपाल थी वो कौन थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी थी ये भी याद रखिएगा। तो ये भी आपको यूपी की बनी थी। तो मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया क्या जानते हैं कि हमारे देश में प्रथम महिला जो है आपको मुख्यमंत्री और प्रथम महिला जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको ये राज्यपाल दोनों जो बनी थी वो आपको उत्तर प्रदेश में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आइए, हम लोग बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा बिहार के बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, क्या पूछा जाएगा, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो देखिए, बिहार के प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो आपको कौन थी जानते हैं, तो ये आपको यानी कि श्रीमती राबड़ी देवी, क्या कहेंगे, श्रीमती राबड़ी देवी। तो देखिए, तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बिहार के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, तो आप क्या कहोगे, श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि बताइए देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो आपको कौन थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल पद के संदर्भ में कहा था कि यह सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के क्या है कि आपको समान है। तो देखिए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपको क्या पूछा जा रहा है ये समझिए। देखिए, कह रहा है कि भारत के
प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपको कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको 11 नवंबर को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में अक्सर जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हो तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श जो है वो आपको क्यों रखा गया है, यह आपका प्रश्न है। देखिए तो कह रहा है कि सामाजिक न्याय हेतु, क्या है, सामाजिक न्याय हेतु, ठीक है ना, सामाजिक विकास हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता हेतु। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं, क्या है, पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के जो आपको न्याय है उसका उल्लेख है? तो 3 तरह के जो न्याय है उसका उल्लेख है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्रता जो है आपको कितनी तरह की है, तो देखिए तो स्वतंत्रता जो है आपको संविधान की प्रस्तावना में वह आपको 5 प्रकार के जो है वो आपको वर्णित है, ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि बताइए कि आपको जो समानता है, क्या है, समानता है, वो कितने तरह के है? तो समानता जो है वो आपको 2 तरह के, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है साथियों वो आपको कहाँ से प्रेरित है जानते हैं? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, क्या है, प्रस्तावना का विचार, वह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। और वहीं पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा, क्या पूछा जाएगा, प्रस्तावना की भाषा। तो देखिए तो प्रस्तावना की जो भाषा है ना वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना को हम लोग कहते हैं संविधान की आत्मा। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की जो आत्मा है वो हम किसे कहते हैं, तो संविधान की जो आत्मा है वो आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ही आपका प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों लिया गया है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? राष्ट्रीय एकता हेतु जो है वो आपको लिया गया। और प्रस्तावना के जो आपको मुख्य रूप से जो 4 आदर्श वाक्य है वो आपको कौन कौन है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो प्रस्तावना का जो आदर्श वाक्य है सबसे पहले जो है प्रभुत्व संपन्न, क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहला चीज हो जाएगा आपको संपूर्ण, क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व, क्या है, प्रभुत्व संपन्न। यह आपको प्रस्तावना का क्या है कि आपको आदर्श वाक्य है, ठीक है ना, पहला। दूसरा जो है आपको समाजवादी, क्या है, समाजवादी। इसके बाद जो है आपको तीसरा वह है आपको पंथ निरपेक्ष, क्या है, पंथ निरपेक्ष। देखिए इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और चौथा जो है वो आपको क्या जानते हैं, लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र। और पांचवा जो है वह आपको गणराज्य यानी गणतंत्र, क्या है, गणतंत्र, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श वाक्य, मतलब कि हम भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं, यो आपको यहीं से क्या होता है पता चलता है। तो हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब कि हम भारत को ये 4 चीज जो है आपको बनाना चाह रहे हैं, क्या है, बनाना चाह रहे हैं। और 3 प्रकार के न्याय भी देना चाह रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए 3 सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है अब तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, ठीक है ना। और 1 बार संशोधन कब हुआ था जानते हैं, तो आपको 1976 में। और उसी संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो था उसे क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आगे होंगे। तो चलिए साथियों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक बार और किस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। मतलब कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श जो है इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रीय एकता जो है वो आपको बना रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो साथियों वो हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का जो सूत्र है वो आपको किस पंचवर्षीय योजना में जो था वो आपको अपनाया गया था। देखिए कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र, क्या कह रहा है
कि सामाजिक न्याय के साथ जो विकास का सूत्र है वह आपको किस पंचवर्षीय योजना में जो था वो आपको अपनाया गया था। यही आपसे क्या है कि प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ समझिए क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में जो था वो आपको अपनाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी कह रहा है आपको चौथी पंचवर्षीय योजना, और सी कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, और डी कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, तो सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है वो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो यहाँ से जो भी पंचवर्षीय योजना है उसके कार्यकाल को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका जो कार्यकाल है वो आपको 1961 से 1966 या आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि है, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना का 1969 से जो है 1974 जो है इसका क्या है, अवधि है। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए 1974 से 1978, हालांकि निर्धारित था 1979 तक, लेकिन समय से एक वर्ष पूर्व ही इसे क्या कर दिया जाता है, आपको समाप्त कर दिया जाता है। और छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1980 से 1900 कितना है कि आपको 85 है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है, क्या जानते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो है किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो आप क्या कहोगे जानते हैं, तो वह आपको यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है उसकी शुरुआत जो है वो आपको कब होती है। तो देखिए, तो हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है साथियों, इसकी जो शुरुआत होती है, ठीक है ना, यानी कि देखिए पंचवर्षीय योजना कहिए तब, या इसी को क्या कहा जाता है, आर्थिक नियोजन, ठीक है ना। तो देखिए पंचवर्षीय योजना कहिए, क्या कहिए, पंचवर्षीय योजना कहिए तब, या इसी को क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पंचवर्षीय योजना या इसी को क्या कहते हैं जानते हैं, आर्थिक नियोजन। क्या है, आर्थिक नियोजन। तो याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन जो है इसकी शुरुआत हमारे भारत में 1951 में होती है। कब होती है, 1951 में। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, यह आपको किस सूची का विषय है। तो देखिए, तो पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन जो है हमारे संविधान में जो है वो आपको समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो साथियों इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय अभी, तो आपको 52 है। कितने हैं, 52 है। और शुरू में जो था इसमें आपको 47 विषय था, लेकिन विषय की संख्या 5 को बढ़कर कितना हो गया जानते हैं, तो आपको 52 हो गया। तो साथियों इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो वही कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना जो है या आर्थिक नियोजन इसकी शुरुआत भारत में कब होती है, तो 1951 में। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये किस सूची का विषय है, तो क्या कहेंगे, तो आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर है कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। तो देखिए, तो अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना जो है क्या है, 12 पंचवर्षीय योजना वो आपको बन चुकी है। क्या है, बन चुकी है, ठीक है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कब होती है, तो साथियों याद रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त होती है। उसके बाद से अब तक एक भी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको नहीं बनी हुई। तो चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक बात समझिएगा। देखिए, कह रहा कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1900 कितना जानते हैं, 69 से 1974 है। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि जो है 1961 से 1900 क्या है जानते हैं, तो आपको 66 है। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, तो आपको 12 बन चुकी है। 12 पंचवर्षीय योजना जो थी 12वीं कब समाप्त हुई थी, 2017 में। तब से लेकर अब तक जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। और हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करती थी वो कौन संस्था करती थी जानते हैं, योजना आयोग। क्या है, योजना आयोग। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, योजना आयोग को समाप्त कब कर दिया जाता है, तो वो आपको 2014 में। और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को जो होता है वो आपको नीति आयोग का क्या होता है कि आपको गठन किया जाता है। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। और कितना बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कि नीति आयोग का जो गठन है वो आपको कब हुआ था, तो 1 जनवरी कितना को जानते हैं, 2015 को। किसके जगह पर, तो आपको योजना आयोग के जगह पर। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो साथियों यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को जो था वो आपको विशेष स्थान जो था वो आपको दिया गया था। देखिए, यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या जानते हैं
कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो यह था आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो आपको कौन दिया था? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो गरीबी हटाओ क्या है? गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे वो आपको इंदिरा गांधी ने। कौन दिए थे? इंदिरा गांधी ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार जो होता है पूछा जाता है। तो देखिए, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये 1971 के चुनाव के दौरान जो था यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ को। क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है कि आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग औद्योगिक पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारी उद्योग पर काफी ज्यादा क्या किया गया था कि आपको बल दिया गया था। तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं जो है वो आपको कहा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कहेगा तो 1900 कितना से जानते हैं? तो आपको 80 से क्या है? 1980 से 1985 क्या है? 1985, जो कि आपको यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है ना। पांचवी का तो 1974 से 78, ठीक है ना। उसका चौथी का 1969 से 1974। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का तो वो हो जाएगा आपको 1956 से 1961। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न भी जो होते हैं आपके एग्जाम में साथियों पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो चलिए, तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे। क्या आएंगे? एक प्रश्न और आएंगे। देखिए एक प्रश्न क्या और आ सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको मतलब कि भारी उद्योग जो था, क्या था? भारी उद्योग, उस पर क्या किया गया था कि आपको बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। कौन तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने इसको क्या किया था कि आपको तैयार किया था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को कौन तैयार किया था। तो क्या कहेंगे जानते हैं? पीसी महालनोबिस। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि 29 जून को, कितना जून को? 29 जून को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होते हैं, क्या होते हैं? सांख्यिकी दिवस, वो क्या करते हैं कि आपको मनाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हमारे देश में जो है वो आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होते हैं वो आपको कब मनाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे? 29 जून को। किसके जन्म दिवस पर? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 45 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है सबकी अवधि को आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2012 में क्या हुई थी कि आपको समाप्त हुई थी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आपको बी नंबर हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका सही आंसर बी हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1951 से 1956 थी, दूसरा का 1956 से 1961 था, याद रखिएगा। तीसरा का 1961 से 1966 था, चौथा का 1969 से 1974 था, पांचवी का तो 1900 कितना जानते हैं? 74 से 1978। निर्धारित था 1979, लेकिन समय से एक वर्ष पहले जो होता है समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद छठी का आइएगा तो आपको 1980 से 1985, सातवीं का 1985 से 1990 और आठवीं का 1992 से 1900 कितना 97। उसके बाद जो जाएगा आपको नौवीं, तो नौवीं का 1997 से 2002 और 10वीं का 2002 से 2007, 11वीं का 2007 से 2012, उसके बाद 12वीं का 2012 से 2017। तो देखिए तो यहाँ से प्रश्न एक डायरेक्ट आएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमारे भारत में कब होती है? 1900 कितना में जानते हैं? मतलब 51 में, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि तो क्या कहिएगा? 1951 से 1956। दूसरी का पूछेंगे तो 1956 से 1900 कितना जानते हैं? तो आपको 61। तीसरी का पूछेंगे तो आपको 1961 से
1966। चौथी का पूछेंगे तो आपको 1969 से 1974। उसके बाद है पाँचवीं का पूछेंगे तो 1974 से 1978। उसके बाद जो है आपको छठी का 1980 से 1985। तो इस प्रकार से सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है उसको आप याद रखेंगे, ताकि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए आप बना सके। जैसे देखिए ये जो 46 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो है कब समाप्त हुई थी। तो देखिए तो यह कब समाप्त हुई थी जानते हैं, 2012 में। इसमें से कोई भी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे क्या किया जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए पाँचवीं को कब समाप्त कर दिया जाता है, तो 1974 से 1978 के बीच में चलता है, तो 78 में समाप्त हो जाता है। 12वीं कब समाप्त होती है, तो 2017 में। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। और देखिए और एकमात्र पंचवर्षीय योजना है पाँचवीं, जिसको समय से पहले क्या कर दिया गया था कि आपको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कहेंगे तो आपको तीसरी थी। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कहेंगे तो आपको 8वीं थी। क्या थी, 8वीं थी। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। विशेष जब हम इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों एक जो है इतना ज़्यादा सक्सेस रहा और एक जो है इतना ज़्यादा क्या है कि आपको सक्सेस नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए अगला जो है हमारा प्रश्न वो क्या कर रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस प्रधानमंत्री से क्या है कि आपको संबंधित है। तो देखिए तो ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम देख रहे हैं साथियों, ठीक है ना, यह आपको इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी से। याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा ही 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम को क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। 10 सूत्री कहेंगे तो वह हो जाएगा आपको राजीव गांधी। क्या हो जाएंगे, राजीव गांधी, ठीक है ना। उसके बाद अगर 15 सूत्री कहेंगे तो ये हो जाएंगे आपको मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। कौन से, तो आपको मनमोहन सिंह। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर 5 सूत्री कहेंगे तो 5 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको पंडित नेहरू से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंडित नेहरू से। तो देखिए तो ऐसे चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो वहीं आपका प्रश्न क्या कर रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको इंदिरा गांधी से क्या है कि आपको संबंधित है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपको क्या होता है, मतलब कि भारत सरकार का जो फिनेंशियल ईयर है वो आपको क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है। तो देखिए साथियों तो ये जो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है ना, क्या है, वित्तीय वर्ष वो क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से क्या होता है कि आपको 31 मार्च होता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सभी चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो 48 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए कह रहा कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए, क्या किए, हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। देखिए तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे देखिए कह रहा है पीटीबीटी, क्या है, पीटीबीटी परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसके अलावा आपको बगदाद संधि, क्या है, बगदाद संधि। तो देखिए तो भारत जो हस्ताक्षर किया था ना वो आपको पीटीबीटी पर, किस पर किया था, पीटीबीटी पर, ठीक है ना। तो ये जो पीटीबीटी पर हस्ताक्षर हुआ था साथियों वो आपको कब हुआ था, तो सबसे पहले पीटीबीटी के बारे में जान लीजिए। पीटीबीटी, पीटीबीटी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको पार्शियल, क्या है, पार्शियल टेस्ट, क्या है, टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या है, ट्रीटी। तो देखिए तो पीटीबीटी पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो आपको 1963 में, कितना में हुआ था, 1963 में। और इस संधि के द्वारा कहा गया था कि आप खुले आसमान, जल, क्या है, जल, ठीक है ना, इसके अलावा आप जो है पर्यावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, हालांकि भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं। तो भारत जो है पीटीबीटी पर ही क्या है कि आपको हस्ताक्षर किया। इधर जो परमाणु अप्रसार संधि, तो इसको हम लोग कहते हैं एनपीटी, क्या कहते हैं, एनपीटी। तो एनपीटी का मतलब क्या होगा यह भी जान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। एनपीटी का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियर, क्या हो जाएगा कि आपको न्यूक्लियर नन, क्या है, नन प्रोलिफरेशन, क्या है, प्रोलिफेरेशन, क्या है, फेरेशन, ठीक है ना। देखिए प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या है,
ट्रीटी, ठीक है ना। तो इस पर जो है भारत आपको हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि यह ऐसा संधि है जो आपको भेदभावपूर्ण था। क्या था? भेदभावपूर्ण था। यह दुनिया की 5 महाशक्ति के अलावे किसी अन्य को जो है मतलब परमाणु संपन्न जो है आपको नहीं बनने देना चाहता था। भारत इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत जो था रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु परीक्षण जो था वो आपको अपना करना चाह रहा था। इसलिए भारत जो इस पर क्या किया कि आपको हस्ताक्षर नहीं किया। उसके बाद है आपको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो इसी को कहते हैं हम लोग सीटीबीटी। क्या कहते हैं? सीटीबीटी। तो देखिए, तो सीटीबीटी का मतलब क्या हो जाएगा? तो कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, सीटीबीटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंप्रहेंसिव। क्या हो जाएगा? कंप्रहेंसिव। क्या है? हेनसिव, ठीक है ना, कंप्रहेंसिव टेस्ट। क्या है? टेस्ट बैन। क्या है? बैन, ठीक है ना, ट्रीटी। क्या है? ट्रीटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो व्यापक परीक्षण क्या है कि आपको प्रतिबंध संधि। तो यह जो संधि हुई थी 1996 में, क्या है? 1996। और इस संधि के द्वारा पूर्णतः परमाणु परीक्षण को क्या किया गया था कि आपको बैन कर दिया गया था। और एनपीटी पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो आपको यह संधि अस्तित्व में आया था 1968 में, लेकिन यह प्रभावी हुआ आपको कब से जानते हैं? 1970 से। और ये जो बगदाद संधि है ये आपको शीत युद्ध काल में अमेरिका द्वारा, ठीक है ना, यानी कि अमेरिकी नेतृत्व का बना हुआ यह क्या है कि आपको सैन्य गुट है, जो कि आपको क्या था कि आपको एशिया में, क्या है? एशिया में यह आपको क्या हुआ था कि आपको बना था। इसमें एशिया के कई सारे देश जो थे वो आपको क्या हुए थे कि आपको शामिल भी हुए थे। बाद में इसी बगदाद संधि का नाम पड़ता है आपको सेंटो। क्या पड़ता है? सेंटो, ठीक है ना। इसमें हालांकि पाकिस्तान भी जो होते हैं इसके क्या होते हैं कि आपको सदस्य बनते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर पीटीबीटी पर पूछेंगे हस्ताक्षर कब हुआ था? 1963 में। एनपीटी पर कहेंगे तो आपको 1968 में संधि अस्तित्व में आया था, लेकिन 1970 में जो है वो आपको प्रभाव में आया। उसके बाद जो है सीटीबीटी, तो यह आपको 1996 में क्या हुआ था कि आपको हस्ताक्षरित हुआ था, और भारत इस पर भी जो है आपको सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना है। तो 49 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न को। देखिए 50 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान जो है वो आपको प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। देखिए यही प्रश्न आपसे जो है पूछा जा रहा है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान जो है वो आपको प्राप्त है। तो देखिए, तो भारत को जो है वो आपको क्या जानते हैं? एशियाई क्षेत्रीय मंच में। क्या है? एशियाई क्षेत्रीय मंच में जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको यानी पूर्ण संवादी का स्थान जो है आपको प्राप्त है। देखिए अब यहाँ से बात आती है, इसमें और भी संस्था है, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे संघाई सहयोग संगठन, तो देखिए यह 2001 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। एशियाई क्षेत्रीय मंच 1994 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था। यूरोपीय संघ जो है वो आपको 1993 में अस्तित्व में आया था। अब कहेंगे सर हम तो यूरोपीय संघ के पढ़े हुए 1957। तो देखिए 1957 में इसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय, लेकिन 1993 में जो है आपको यूरोपीय संघ जो है इसका नाम कर दिया गया था। आप इसे याद रखेंगे। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सर यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो देखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ना वो आपको ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। सार्क का मुख्यालय जो है देखिए इस तरफ हम लिख देते हैं कि ये जो यूरोपीय संघ देख रहे हैं इसका मुख्यालय क्या है जानते हैं? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राज्यों का जो संघ है इसका जो सचिवालय है वो आपको काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू यानी कि नेपाल में। उसके बाद एशियाई क्षेत्रीय मंच यानी कि यह आसियान का क्या है? एक आपको मतलब अंग है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। तो देखिए तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए ये सभी चीजें होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि सभी लोगों को आज वाला ये जो टॉपिक है पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।